हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अच्छा शेड्यूल चल रहा है, अच्छा रेगुलेशन चल रहा है। स्पेशल लेक्चर मिला के 33-34 लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आप ठीक से इसको देख लेंगे तो टारगेट आपके जो एग्जाम के हैं वो फुलफिल हो जाएंगे और आप ठीक से एग्जाम निकाल पाएंगे। तो देखिए, तैयारी आप लोगों को करनी सही डायरेक्शन में है, चीजें सही डायरेक्शन में आपको समझनी और करनी है। तो जरूरी है कि हम इंडियन पॉलिटी को बहुत ठीक से पढ़ें और उसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ के चलें। उसके बिना एग्जाम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंडियन पॉलिटी के रेगुलेटिंग कॉन्सेप्ट जो हैं उनको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को देके चलता है जो हमें पढ़ने और समझने होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बेटा हमने बात की है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय व्यवस्था के लिए सर्वोच्च है, मतलब इसके बाद आपको और कोई अंतिम अपील की जगह नहीं मिलेगी। आपका लास्ट ऑप्शन है जहां पर आप अपील कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सोचे कि चलो कहीं और अपील कर लें, तो सॉरी, आपको कोई स्पेस नहीं मिलता कि आप कहीं और अपील कर लें। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देता है जिसको आपको करना और समझना होता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी एक ही खंडपीठ है, वो दिल्ली में है। दिल्ली को छोड़कर इसकी और कहीं पर भी कोई भी ब्रांचेस नहीं है, मतलब कोई और इसका सब्स्टिट्यूट कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जाना है तो आपको सीधे दिल्ली जाना पड़ेगा। हाईएस्ट बेंच ऑफ अपील है, सबसे बड़ी अपील यही होती है और फाइनल वर्डिक्ट इनकी जो होती है वो वर्डिक्ट होती है। अब उस वर्डिक्ट को चैलेंज किया जा सकता है तो उससे ऊपर की बेंचेस बैठती हैं, बट वो सम स्पेशल केसेस में है। हर जगह ऐसी चीज नहीं होती आप किसी चीज को चैलेंज कर पाए। देखिए, न्याय की देवी का एक वर्ल्ड आता है। तो ये देखिए, इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड पहने हुए हैं, एक तराजू ले रखा है, एक लॉ की किताब ले रखी है, एक तलवार ले रखी है। तो जो कहते हैं कानून अंधा है, कानून कभी ब्लाइंड था ही नहीं बेटा। कानून जो होता है वो निष्पक्ष होता है, ठीक है, इम्पार्शियल होता है। मतलब यहाँ राजा और रंक दोनों को एक तरीके से देखा जाता है। इस तराजू में सही और गलत को तौला जाता है, इसीलिए इसका कोई आधार नहीं होता। ये बिना आधार के हवा में होता है कि हम सबको डिफाइन और जस्टिफाई करेंगे जो सही है जो गलत। फिर यहाँ पर शॉर्ट दी गई है जो जस्टिस क्लियर करता है, और ये लॉ की बुक है जो बताती है कि नियम और कानून जो भी हैं वो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। मतलब अगर चोरी की सजा चोर को जो दी जा रही है 3 साल, तो वो 3 साल ही दी जाएगी। ऐसा नहीं कि ए चोर को 30 साल दे देंगे। ये बायासनेस भी नहीं होगी, पनिशमेंट भी उतना ही मिलेगा जितना बड़ा अपराध है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जोड़ी जाती है। देखिए, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जैसे अमेरिकन का से कम्पीट करते हैं, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कोड बहुत अच्छा है। तो हमारी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम डाला गया जैसे अमेरिका में था। पर हमारे यहाँ टॉप कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स हैं, उनके यहाँ लोअर कोर्ट्स अपर कोर्ट्स हैं। तो यूएस डबल सिस्टम और जुडिशरी फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर एक मेन सेंटर में कोर्ट है और स्टेट्स में अलग अलग कोर्ट है। सेम हम करते हैं, हमारे यहाँ भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, फिर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सारी चीजें हम भी करते हैं। तो हमारे यहाँ का जो है वो 1935 का जो एक्ट था उसके बाद इसको बनाया गया। 1935 के एक्ट में हमने फेडरल कोड दिया, पर धीरे धीरे उसे जब हमने बदला और चीजें आगे ले गए तो हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में बदल दिया और हमारे लिए आज सुप्रीम कोर्ट काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक हाई बेंच ऑफ अपील है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये सिस्टम आज भी हम फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि जजमेंट कब से स्टार्ट हुआ, कोर्ट कैसे बने। और देखिए, जब हम प्रीवियस ईयर्स बैक जाते हैं तो यहाँ पर एक मोनार्की वर्ल्ड चलता है, आज की डेट में डेमोक्रेसी। मोनार्की के टाइम पे देखिए, नियम कानून बनते तो लेजिस्लेटिव था, फॉलो कराते थे एग्जीक्यूटिव था, न्याय व्यवस्था जुडिशरी थी, बड़ी एक सिंगल पर्सन के हाथ में रहती थी। एक सिंगल पर्सन इसको देखता था। फिर डेमोक्रेसी की बात आई, डेमोक्रेसी में लॉ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सब अलग अलग लोगों को दे दी गई। आप चूज किए जाते हो, आप इसका केयर टेकर करते हो और चीजें करते हो। तो आज ये चीजें थोड़ी बेहतर तरीके से चल रही है और आगे बढ़ रही है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला, वो एक दिन में तो बेटा आया नहीं होगा, बहुत टाइम लगा होगा। तो जैसे हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में क्या था बेटा, मुगल काल में पीरियड बहुत अच्छा चल रहा था और इस पीरियड में ऑल ओवर इंडिया हमने कैप्चर कर रखा था औरंगजेब के समय तक। तो एक नियम चलता था, सिंगल लॉ चलता था, तो वो इजी था। इसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रेगुलेशन एंड रूल्स बनाए और अपनी कंट्री को वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्हें लूट खसोट करनी थी, लूट करते थे हमारे देश में। तो जब ये लूट करते थे, इन्होंने सोचा यार लूट तो इतनी कर ली और इसके साथ कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं, तो इन डिस्प्यूट्स को हम कैसे दूर करेंगे। इसके साथ धीरे धीरे भाई जब पूरी कंट्री में छोटे छोटे राज्य बट गए तो इन सब के नियम कानून अलग थे। तो कंपनी को लगता था यार ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कहीं पे वो चोरी नहीं है, दूसरी जगह वो चोरी है।
तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी चीजें बढ़ानी स्टार्ट की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ प्लासी मिली। बैटल ऑफ प्लासी में उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिल गया। ठीक, ये जो इनका था, ये वाला जो केस था, ये इनका हुआ 1757। फिर 1761 में इनकी दूसरी बैटल है जिसे बक्सर बोलते हैं। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनके पास ज्यादा पावर आ गई चीजें करने के लिए, ज्यादा राइट्स इनको मिल गए चीजें करने के लिए। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने कह दिया कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट आएगा। अब देखिए यहाँ क्या इन्होंने बोला कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो इनके पास तीन इंपॉर्टेंट एरिया थे, एक कोलकाता, एक मद्रास और एक बॉम्बे। तो यहाँ कोलकाता जहां से इनका हेड ऑफिस वर्क करता था, वहां पर इन्होंने बना दिया कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं था पहला कोर्ट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उनके डिस्प्यूट्स इंडियंस के साथ या कंपनी के साथ जो डिस्प्यूट्स थे उनको टैकल करता था, तो इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वर्ड बोल दिया गया। इसके बाद फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो 1861 में इन्होंने कहा कि इस सुप्रीम कोर्ट के नीचे हम 3 हाई कोर्ट्स बना देते हैं। तो फिर इन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट्स बना दिए, 1 2 3, ये 3 हाई कोर्ट्स इन्होंने यहाँ क्रिएट कर दिए। ये तीनों हाई कोर्ट्स फिर इनके लिए बेटा काम करने लगे। अब ये तीनों हाई कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, इनको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते थे, ये हाई कोर्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो अब ये हाई कोर्ट्स इन्होंने 3 बना दिए, अब ये हाई कोर्ट्स इनके लिए काम करने लगे। ठीक है, अब इन हाई कोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल अलग थे, पर ये हाई कोर्ट जो थे सबऑर्डिनेट किसके साथ थे, सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इनके साथ चलाता था और फॉलो कराता था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट अपने काम करने लगा और ये बेसिक चीजें यहाँ पर चलने लगी। तो अब जब यहाँ पे इन्होंने हाई कोर्ट बना दिया, अब हाई कोर्ट बनाने के बाद भाई ये सबऑर्डिनेट थे, तो ये 3 कोर्ट्स के साथ मिलके काम करेंगे, ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। तो जब ये बेटा सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ मिलके काम करेंगे तो 3 सुप्रीम कोर्ट के नीचे 3 सबऑर्डिनेट कोर्ट डाली गई। एक कोलकाता, तो कोलकाता में पहले से 1773 में हमने कोर्ट बना दिया था। इस कोर्ट के आगे जब हम बढ़े बेटा तो हमने क्या कर दिया, हमने फिर 1861 में इसे सुप्रीम कोर्ट मान लिया और इसके नीचे हमने 3 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बना दिए। ठीक है, तो इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमें चीजें क्या करनी चाहिए। अब जब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बन गए तो सुप्रीम कोर्ट आ गया और इसके नीचे 3 हाई कोर्ट्स आ गए। ये सिस्टम चलता रहा बहुत सालों तक। फिर आया 1935 जहां पर हमको फेडरल कोर्ट 1935 के एक्ट में दे दिया गया। अब ये फेडरल कोर्ट हमारे लिए काम करने लगा। इस फेडरल कोर्ट ने हमारे पास बहुत सारे रूल्स दिए और ये 1950 तक हमारे लिए काम करता रहा। 1950 में क्या हुआ, 1950 में बेटा हमने इस फेडरल कोड को बदल दिया और इस फेडरल कोड का नाम बदल के 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया और तब से हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रूल चल रहा है। ठीक, ज्यूरिडिक्शन के लिए सबसे बड़ी ब्रांच है और ये लास्ट अपील सेंटर है। जब 1935 में बना था तो इस फेडरल कोर्ट के बाद भी अगर आपको केस करना है तो यूके में जा सकते थे, वहां पर आप केस कर सकते थे और वहां पर उसकी सुनवाई की जाएगी। ये बेसिक चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक, अब आ जाते हैं इसके आगे के इतिहास में। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमने आपको बताया 28 तारीख को 1950 में एस्टेब्लिश हुआ। ये फेडरल कोर्ट जो हमारी कंट्री का है 1935 में उसे सक्सीड किया था। इसके ज्यूरिडिक्शन फेडरल कोर्ट से ज्यादा है। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल वहां पे हाईएस्ट अपील का सेंटर था, हमारे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट है। इसके लिए आर्टिकल बेटा आपको दिए गए हैं 124 से 147 5 भाग में, तो ये बहुत काम करते हैं। इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंसी, ज्यूरिडिक्शन, पावर, प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट सब बताया गया। पार्लियामेंट के पास भी राइट्स हैं कुछ रेगुलेशन के, जैसे सैलरी देना, इनके प्रिविलेजेस चेक करना, वो सारे। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट जो है आज बेटा उसमें कितने जजेस हैं, 34। इससे पहले कितने थे, 31। स्टार्टिंग में कितने थे, 8। तो आज 34 जजेस हैं और ये जजेस का नंबर बढ़ाया गया 2019 में। ठीक है, तो आज 33 प्लस 1, इन 33 जजेस को क्या बोलते हैं, प्यूनी जजेस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है प्यूनी जजेस और एक सीजीआई। तो 33 प्यूनी जजेस होते हैं और एक सीजीआई होता है। ये पोस्ट आज की डेट में यहाँ पर चल रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, जैसे जज का अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं, पर इसके लिए कंसल्टेशन होती है सुप्रीम कोर्ट की कि भाई कैसे होगा।
अब यहाँ पर क्या है, जब अपॉइंटमेंट होती है तो प्रेसिडेंट कंसेंट करते हैं चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से, और ये नेसेसरी है अगर उन्हें लगता है तो ये कंसल्टेशन चीफ जस्टिस जो देते हैं, द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेशन है इसका कि आपको करना ही पड़ेगा, चीफ जस्टिस को छोड़ के जो सीट्स दी जा रही है उनको आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिस्प्यूट क्या आता है भाई, 3 जजेस केस आता है आपका, ध्यान दीजिए 3 जजेस केस आपके सामने आता है, ठीक है। तो ये 3 जजेस केस में सीधी बात है प्रेसिडेंट और सीजीआई और जज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट है कि प्रेसिडेंट मैंडेटरी मानेगा कि जो इनको भाषण दिया जा रहा है, जो इनको राय दी जा रही है उसको मानेंगे, ऑब्लिगेटरी है कि नहीं है, ये सारे डिस्प्यूट चल रहे थे। तो इससे रिलेटेड 3 केसेस है। पहला केस आया था तो इसमें कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, इट्स ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। प्रेसिडेंट को जब भी आप कोई कंसल्टेशन दोगे तो जरूरी नहीं है कि उसको माने, ठीक है, उन्होंने कहा एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। बट दूसरे में कहा कोर्ट रिवर्स अर्लियर रूलिंग एंड चेंज देयर मीनिंग, इन्होंने कहा भाई अगर आपको कोई राय दिया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो सीजीआई ने बोला यार उसको मान लो, बाइंडिंग है, सुन लो भाई, प्रेसिडेंट हो, इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम बस सुनोगे और इग्नोर कर दोगे। वो इतनी मेहनत से आपको बता रहे हैं जजेस को अपॉइंट करने के लिए, तो आप उनको मानेंगे। तो सेकंड केस में बाइंड कर दिया कि बेटा तुम्हें मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। दूर सीनियर जजेस अदर हैं, चीफ जस्टिस जो भी चीज बोलते हैं उसके बाद अगर इनकी बातों को बदलना है तो अदर मेंबर्स के साथ इनको जजमेंट देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, डिसीजंस देने पड़ेंगे। उसके बाद ये चाहें तो अपनी एडवाइस को चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। बट इनको अब बाइंडिंग कर दिया, यहाँ पे नॉन बाइंडिंग था, यहाँ पर बाइंडिंग कर दी है। इसके बाद कहा कि कंसल्टेशन जो है अब ऐसे नहीं होगी, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस होगा, मतलब 2+2+1, मतलब एक सीजीआई बैठेंगे, 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, 2 जजेस हाई कोर्ट से आएंगे, ये अब बनाएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि किसको कितनी चीजें देनी है, कैसे पावर देनी है। तो इसी को बोला गया कॉलेजियन सिस्टम। 4 सीनियर मोस्ट जजेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, और ये रिकमेंडेशन देते हैं, उसी के बाद चीफ जस्टिस ये डिसीजन लेते हैं कि किसको क्या बनाना। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए पहला क्या है, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डिसीजन देने जाते हो तो यहाँ पे अगर एक वोट भी ज्यादा मिल जाता है, सीजीआई में मान लीजिए आज 34 जजेस बैठ रहे हैं, ठीक है, 34 मतलब 17, अगर एक जगह आपकी 18 की वोटिंग हो गई, एक जगह 16 की, तो ये मान लिया जाएगा अगर सब के सब बैठ रहे हैं बेंच में किसी, तो 18-16 से पास हो जाएगा। बट जहां पर जजेस को अपॉइंट करने की बात आती है सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे कॉलेजियम में क्या है, 5 लोग बैठ रहे हैं, इन 5 में से 4:1 मिनिमम रेशियो है, मतलब 4 को पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम सीजीआई ने एक चीज बोल दी तो हाई कोर्ट के जज की वैल्यू नहीं हुई, उसको भी आपको लेना पड़ेगा। तो 4:1 का रेशियो चलता है इसमें। अब क्या होता है, इसका चल रहा था तो ये कॉलेजियन सिस्टम में थोड़ा क्या था, हमें ट्रांसपेरेंसी का भाव लगता है, भाई हमें नहीं पता ये 4 लोग मिलके क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट ने कुछ रेगुलेशन फिर से करने की कोशिश की और इन्होंने 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया 2014 में, जिसमें इन्होंने कहा जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 लाए, और ये अमेंडमेंट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया, और आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बना दी, और ये कमेटी 2014 में बना दी। पर सुप्रीम कोर्ट है, सबकी बाप है तो अपने लिए भी बाप है, उसने फिर से चीजें बदली और 2014 में जो चीज हुई थी और उसे 2015 में इन्होंने प्रॉपरली बदल दिया। उन्होंने कहा बेटा आपने बहुत गलत सोच लिया, आपके पास इतने राइट्स हमने कभी दिए नहीं कि आप हमारे लिए बोलो कि हमें क्या करना है। इन्होंने कहा बेटा हमें जो करना है वही करेंगे, आप चाहे हमसे कुछ भी बोलिए। तो इन्होंने इसको बिल्कुल ही बदल दिया, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, और इन्होंने ये कहा कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ज्यूरिडिक्शन इंडिपेंडेंस रही रखता है, तो पार्लियामेंट इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन नहीं बना सकती। तो हम इस चीज को कैंसिल करते हैं और कॉलेजियन सिस्टम को रीलागू करते हैं। तो अभी भी कॉलेजियन सिस्टम ही चल रहा है, वही ऑपरेट कर रहा है दोबारा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप चीफ जस्टिस और इनके जुडिशरी में किसी भी चीज को अपडेट या चेंज कर सकते हो, इसके राइट आपको नहीं दिए गए। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है 50 से 73 तक जो सीनियर मोस्ट जज होता था उसे डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया जाता था, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलता था। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज थी जो यहाँ पे चल रही थी, और इसको कोई डिनायल नोट पे नहीं रख सकता था। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर रहेगा। 1977 में एमयू बेग, और उससे पहले 1973 में एएन रॉय से पहले 4 जजेस थे, मतलब 1 2 3 4, ठीक। चौथे नंबर पे एन रॉय थे सीनियरिटी में, इनको इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से बोल के जज बना दिया। 1977 में फिर ये हुआ एमयू बेग, जिनसे एक सीनियर मोस्ट जज ऊपर थे, उससे पहले इन्हें सीजीआई बना दिया गया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर केस गया 1993 में,
इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, रूल सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई वही है जो अपॉइंट होगा जो सीनियर मोस्ट है, जो सीनियर मोस्ट है आप उसी को अब जज बना सकते हो, आप इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करोगे, ये रूल ऑफ लॉ है और यही अब हम फॉलो करेंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन सकता है? कोई भी बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी कोई भी बन सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भाई भारत का नागरिक होना मैंडेशन है। हाई कोर्ट में आपने या किसी सक्सेसिंग कोर्ट में 5 साल प्रैक्टिस की हो, अगर आप एडवोकेट है तो आपने 10 साल हाई कोर्ट के इन सक्सेशन या किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, और या डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो आप कहीं के, तो प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो है ना, तो ये क्लियर हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम एज कोई डिसाइड नहीं करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन कैसे बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इनका टेन्योर भी फिक्स नहीं किया, कहा कि 65 साल पूरा होगा तभी आप छोड़ोगे, और कोई अथॉरिटी ऐसी है नहीं जो इसको दे, तो ये रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से, और इवन इनको इम्पीचमेंट द्वारा रिमूव किया जा सकता है। बट रिमूवल ऑफ द जजेस इतना आसान तो होगा नहीं भाई, आपको जब इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी दी गई है तो आपको इतनी इजीली हटा नहीं सकते। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हटाया जा सकता है, बट प्रेसिडेंट ये मोशन के लिए बोलेंगे कि भाई एक मोशन आना चाहिए रिमूवल का पार्लियामेंट में, तो ये आएगा, इसको स्पेशल मेजोरिटी सपोर्ट करेगी और 2/3 तब उसके बाद इनका रिमूवल हो जाएगा। बट ये ऐसे तो होता नहीं है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से चला, ये चेक करते हैं कि कैसे हैं, तो एक रिमूवल मोशन आता है, 100 मेंबर लोकसभा के होने चाहिए, अगर मोशन वहां रहा 50 मेंबर राज्यसभा में होने चाहिए, और राज्यसभा के स्पीकर चेयरमैन के पास से परमिशन होती है कि वो इसको एक्सेप्ट करे कि रिफ्यूज करे। अगर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो स्पीकर चेयरमैन जब इसे करते हैं तो 3 मेंबर कमेटी बनती है जो इनके चार्जेस के बारे में चेकिंग करती है। जैसे इसमें कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये 3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है जो इंक्वायरी करती है कि ये बंदा सही है कि गलत है। इसके बाद कमेटी अगर देखती है गिल्टी है, सफरिंग है, इनकेपेबल है, कुछ गलती की है, तो फिर मोशन पार्लियामेंट में जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदन में पास होना चाहिए। अगर पास हो जाएगा तो इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज रिमूव नहीं किया गया। पहला केस हुआ था जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ 1991 से 1993 में, और पता चला कमेटी ने कहा ये गिल्टी हैं, बट लोकसभा में रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाए, वो अपनी पोस्ट पे बने रहे, अपनी जॉब पे रहते रहे। तो अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी से निकाला नहीं गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी को भी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेकेंट है या कहीं बाहर गए, एब्सेंट है, या वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस यहाँ पर काम करते हैं, एडहॉक जजेस। अगर कभी क्या होता है कि 34 जज 33 जज से कम है तो चीफ जस्टिस बोल सकती है हाई कोर्ट के किसी भी जज को कि टेम्परेरी आप हमारे यहाँ आ जाइए और काम कर लीजिए, बट ये ऐसे नहीं होगा, प्रेसिडेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और उस स्टेट के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में एज अ ज्यूरी ले जा रहे हैं, प्लीज हमें हेल्प कर दीजिए। वो अपॉइंट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको वही सारे प्रिविलेजेस और बेनिफिट मिलेंगे जो सबको मिलते हैं। रिटायर्ड जज को भी कभी कभार बोला जाता है कि आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर लीजिए टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो इसके लिए पहले कंसेंट प्रेसिडेंट की और फिर जो अपॉइंटेड जज है उसकी लेनी पड़ती है जिसको जज करना है। इसका अलाइंसेस जो मिलते हैं प्रेसिडेंट जो डिटरमाइन करेगा वो होंगे, कम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यूरिडिक्शन वही सारे रहते हैं जो जज के होते हैं, जब तक वो पोस्ट पे रहेगा उसको सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे जो पहले उसे मिल रहे थे। ठीक है, इसके बाद आता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी तक हमारी कंट्री में जो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो एज इट इज है, जहां पर थी वहीं पर है। अभी क्या है, हमारे पास ये आदेश है कि अगर सीजीआई चाहे तो इसको कहीं और भी डाल सकते हैं और भी इसकी ब्रांचेस बढ़ा सकते हैं, बट अब इस रिगार्ड में अभी तक अप्रूवल प्रेसिडेंट का एक बार लेना है डिसीजन लेने के बाद, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं, तो अभी तक इसके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही सीट पे काम करता है, वो है दिल्ली, और कोई सीट इन्होंने नहीं बनाई। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का काम कैसे चलेगा, रूल रेगुलेशन जनरली प्रैक्टिस प्रोसीजर सब कोर्ट की अपने हिसाब से चलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का रेफरेंस होता है, कुछ भी आर्टिकल 143 के अंदर देते हैं तो वहां पर 5 जजेस बैठेंगे। अदरवाइज सिंगल जज भी केस दे सकता है, ओपन कोर्ट भी केस दे सकती है। ठीक है, ओपिनियन डिफीरर होता है तो वोटिंग होती है, मेजोरिटी वोट के द्वारा उसे सेट कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है क्योंकि भाई डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम से अलग है। ये फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर है फंडामेंटल राइट का, तो इसका भाई सिंपल सी चीज है, फ्री होना बहुत जरूरी है, फ्री विल से ही काम करेगी तभी काम चलेगी। तो ये एग्जीक्यूटिव और इनसे बिल्कुल अलग है ना। जस्टिस विदाउट फियर ये दे सकते हैं, मतलब इसको मंत्री मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकते।
कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजन बना सकता है सेफ गार्ड करने के लिए, बट इम्पार्शियलिटी है तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, वो भी अकेले नहीं कर सकते, प्रोविजन अलग है इसके लिए। अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने खुद अपने प्रोसीजर बना रखे हैं, उसको फॉलो किया जाता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, आपको नौकरी से हटाया नहीं जा सकता, आपको कोई भगा नहीं सकता, इम्पीचमेंट हो नहीं पाता इतनी इजिली, तो आपकी पोस्ट आपसे नहीं जाती है। फिक्स सर्विस कंडीशन, आपकी सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस सारे फिक्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। एक बार पोस्ट आने पर आपको नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के पार्लियामेंट ये नहीं कह सकता जज मेरा काम नहीं करता इसकी सैलरी हम खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और सर्विस जज की सुप्रीम कोर्ट में सेम ड्यूरेशन टर्म ऑफिस में रहती है जब तक वो चाहे करेगा। एक्सपेंसेस जो इनके हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से जाते हैं। कंडक्ट ऑफ जज कैन नॉट बी डिस्कस, जज ने जो डिसीजन दिया उसको ओपनली आप पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते। इम्पीचमेंट को छोड़ के और कोई भी डिसीजन आप पार्लियामेंट में सीधे डिस्कस नहीं कर सकते। रिटायरमेंट के बाद आप जज बन के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपकी प्रैक्टिस जीरो हो जाएगी, मतलब आप एडवोकेट भी नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप रिटायर हो, आप एंजॉय करो, अब और कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है कि आप रिटायर हो गए, उसके बाद आपने कहा चलो किसी कोर्ट में चलते हैं, एक्टिंग जज बन जाते हैं, चलो वकील बन गए, ये सब कुछ नहीं कर सकते। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन, किसी को भी गलती के लिए पनिश कर सकता है और उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, अपोज नहीं कर सकता, सारी पावर इनके हाथ में पहले से। फ्रीडम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ, इनके जितने स्टाफ हैं उनको एक खुद अपॉइंट करते हैं, इसका अपॉइंटमेंट कोई और नहीं करेगा, इनकी जो मर्जी उसको अपॉइंट करें, आप इसको मना नहीं कर सकते। इट्स ज्यूरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेन, इन्होंने जो ज्यूरिडिक्शन दे दिया, जो डिसीजन दे दिया, उसको दुनिया में कोई भी बंदा, इंडिया की सॉइल पर भी कोई भी बंदा कर्टेल नहीं कर सकता, जो बोल दिया वो वैसे ही रहेगा। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री और सीजीआई दोनों में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री सीजीआई के ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं जा सकते, एग्जीक्यूटिव इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर सकती, इनकी ताकत, इनकी पावर सब इनकी है और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब ज्यूरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें 8 पॉइंट्स हैं, ये आप देख लीजिए। पहला, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, डिस्प्यूट 2 यूनिट्स के बीच में होता है तो इनको कैंसल और क्लियर कर सकता है, जैसे सेंट्रल और एक स्टेट के बीच में या कई स्टेटों के बीच में, सेंट्रल एक स्टेट के बीच में, बिटवीन 2 और मोर स्टेट है, अगर किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको टेक केयर करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। फेडरल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट देता है, ज्यूरिडिक्शन देता है, जो भी डिसीजन डिस्प्यूट में ये देगा उसको ये फॉलो करते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। फर्दर ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है, डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक्सटेंड नहीं करता। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज प्रोवाइड्स दैट ज्यूरिडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एज सच डिस्प्यूट, अगर कोई पुराना डिस्प्यूट है, कोई ट्रीटी प्री कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वो, और कॉन्स्टिट्यूशन में बाद जो ट्रीटी बनी है उसमें का ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए कमिटीज बनी है, इसमें ये ज्यूरिडिक्शन नहीं दे सकता। मैटर रिफर टू फाइनेंस कमीशन में ज्यूरिडिक्शन नहीं दे सकता। सर्टेन एक्सपेंशन पेंशन सेंट्रल एंड स्टेट में ज्यूरिडिक्शन नहीं दे सकता। ऑर्डिनरी डिस्प्यूट कमर्शियल नेचर के सेंट्रल स्टेट में, रिकवरी ऑफ डैमेज ऑफ स्टेट अगेंस्ट सेंटर में नहीं दे सकता। 1961 में फर्स्ट सूट हुआ था अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज ब्रॉट वेस्ट बंगाल against the center. The state government challenged constitutional validity of coal-bearing areas, acquisition and development passed by the parliament. However, Supreme Court dismissed the suit, upholding the validity of act. तो इन्होंने कहा था कि भाई एक्ट की वैलिडिटी अभी है तो आप इसमें कुछ नहीं कह सकते, ये चीज आप नहीं कर सकते। रिट ज्यूरिडिक्शन, भाई हमारे पास रिट 4 रिट आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले, उनमें कोई भी आता है, हार्बेस कॉर्बस मैंडेमस प्रोहिबिशन क्यू वारंटो सर्टेरी कुछ भी आएगा तो ये सारी चीजें इनके पास होती है, इसमें से कोई भी रिट आएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का अधिकार है, इसके बारे में वो सारी अपील कर सकती है और कोर्ट को डायरेक्टली डायरेक्ट भी कर सकती है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है फेडरल डिस्प्यूट का होता है और इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट फंडामेंटल राइट से इनके पास आता है, पहला केस इसमें से आता है, फिर सेकंड केस कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन पे, भाई जाहिर सी बात है आप स्टेट में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो सबसे पहले आप हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। मोरओवर द पार्टीज इन्वॉल्व फर्स्ट केस आर यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन सेंट्रल स्टेट, डिस्प्यूट ऑफ द सेकंड केस बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, 2 केस है, फर्स्ट एंड सेकंड केस। पहले क्या होते हैं, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, पहला सेंट्रल और स्टेट के बीच में हो सकता है। देयर इज आल्सो डिफरेंस बिटवीन रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दैट ऑफ हाई कोर्ट, दोनों में डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट को छोड़कर और कहीं रिट यूज नहीं कर सकती, लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ रिट्स पावर है, बट हाई कोर्ट कर सकती है।
हाई कोर्ट अदर हैंड रिट किसी को भी दे सकती है, फंडामेंटल राइट को छोड़ के भी। इट मींस रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, राइट है। पार्लियामेंट कैन कन्फर द सुप्रीम कोर्ट द पावर ऑफ इशू रिट फॉर अदर पर्पस ऑल्सो। पार्लियामेंट चाहे तो कह सकती है आप अदर पर्पस में रिट लाइए। Appellate jurisdiction. Supreme Court has not only succeeded the Federal Court of India and replaced the British Privy Court. सुप्रीम कोर्ट इकलौती ऐसी हाई कोर्ट है अपील के लिए, हाईएस्ट कोर्ट, जो जजमेंट देती है। इसमें वाइड एपिटाइट है। पहला, अपील से इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अगर कोई संवैधानिक मुद्दा है तो इसमें आएगा। सिविल मैटर जो है वो भी इसके अंदर आ सकता है, क्रिमिनल मैटर भी आता है, अपील बाय द स्पेशल लेवाई भी आता है। भाई फांसी की सजा मिली है तो बाद में यहाँ आ सकते हैं, कुछ स्पेशल डिस्काउंट चाहिए जो आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट आता है। हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, इसके बाद सब्सटेंशियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरप्रिटेशन होता है, तो ये देखते हैं कि किसने क्या किया है और क्या रॉन्गली डिसाइडेड है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में ये देते हैं। सिविल मैटर, सुप्रीम कोर्ट सिविल मैटर में केस इन्वॉल्व फॉर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ and general importance that the question need to be decided by the Supreme Court originally. those civil cases जिसमें 20,000 involved a sum of 20,000 could be appealed before the Supreme Court. जो भी केस इनसे ऊपर है उससे, but the monetary limit was removed by the 30th. पहले क्या था, 20,000 ऊपर होगा तभी वो आएगा, बट 72 में कहा गया कोई भी मैटर 2 रुपए का भी हो और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो उसको आपको बुलाना पड़ेगा। क्रिमिनल, क्रिमिनल में बहुत सारी चीजें अपील करते हैं, कोई भी डिसीजन कोर्ट देती है उसके अगेंस्ट आपको खड़ा है, एक्यूज को लगता है कि भाई उसको डेथ मिली है, कुछ गलत मिला है, उसको डिसीजन देना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। सर्टिफिकेट इन दिस केस इज अ फिफ्थ ऑफ अपील फॉर द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट 2 केसेस an appeal line of Supreme Court in the matter is without any certificate to of any High Court, but if High Court has reversed the order of conviction as ordered to acquitted the accused, there is no right to appeal in Supreme Court. अगर आपको कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना और हाई कोर्ट ने बोल दिया कि बेटा ये आपने पहले से गलत किया है, तो अब इस एक्यूज को दोबारा यहाँ जाने का रिवर्स कर देता है कन्वेंशन को, तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिए, अगर कोई डिसीजन आपके अगेंस्ट आया है और उसको रिबल्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है, रिपीट कर देता है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप रिपील नहीं कर सकते। स्पेशल लिवाई, कोई भी स्पेशल मैटर है राइट का, ठीक है, कुछ भी होता है जो स्पेशल एस्पेक्ट्स में होते हैं, ट्रिब्यूनल है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल, कोर्ट ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो इनकी पावर अलग है। इट कैन बी ग्रांटेड एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इट में रिलेटेड टू द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, कुछ भी आ सकता है। इट कैन ग्रांट अगेंस्ट एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल, दस द स्कोप ऑफ प्रोविजन इज वेरी वाइड। तो सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लिवाई की भी बहुत सारी, स्पेशल लीव की भी बहुत सारी चीज करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऑथराइज है कोई भी चीज करने के लिए, स्पेशल लीव अपील की है वो कर सकते हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन 143 में भाई प्रेसिडेंट खुद कहते हैं कि भाई ये नेशनल इंपॉर्टेंस लॉ का मैटर है, इसको आप चेक करिए और इसके बारे में जो भी आपको अपील करनी है वो आप यहाँ कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जितने भी जजमेंट हैं सब रिकॉर्ड इनके पास रहते हैं, प्रीवियस से नए तक सब ये रखते हैं। तो साइड सी बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई करता है तो 6 महीने या फाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया ये कि पनिश ऑफ कंटेम्प्ट ओनली हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल है ना, फंक्शनिंग है इसके लिए, तो अब कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जितनी भी चीजें होती हैं सारी पावर इनके पास रहती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट मींस विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, रिट और प्रोसीजर, तो ये होता है। तो दूसरा लोअर अथॉरिटी कोर्ट, प्रेजुडाइस ऑफ इंटरफेरेंस होता है, और उसके बाद इंटरफेयर्स द ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाउएवर innocent publication and the distribution in some matter accurate of judicial proceeding and all, जो है वो भी contempt of court में जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आप ही के केस को दोबारा देखें। जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम पे आपका एक केस आया था, या हाई कोर्ट का कोई केस है, मान लीजिए इसका जजमेंट हुआ, इसे जुडिशियल रिव्यू में डाल सकते हो। एक खुद का केस है उसे भी जुडिशियल रिव्यू में डाल सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, किसी भी चीज का हो गया, खुद के केस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज है, तो ये जुडिशियल रिव्यू का इनके पास अधिकार है, तो ये जुडिशियली उसको दोबारा चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ बताते हैं, ये कैसे होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ यूक्लिड, डॉक्ट्राइन ऑफ वीवर, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ये सारी जो हैं ये सारी चीजें यही बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारी डॉक्ट्राइन है तो ये बताते रहते हैं, ठीक है, तो इनका ये रूल है। अदर पावर्स, इसके पास और भी पावर है। ये डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू द इलेक्शन जो होता है वो इनके पास आता है। इंक्वायर कंडक्ट बिहेवियर ऑफ चेयरमैन, यूनियन पब्लिक कमीशन से रिलेटेड कोई भी चीज है तो इनके पास आता है। इट हैज पावर टू रिव्यू द जजमेंट ऑफ हिज ओन ऑर्डर, ये अपनी जजमेंट को दोबारा चेक करते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस, फिर इन्होंने जो गोलकनाथ केस, तो ये अपने ही जजमेंट को रिवाइज कर सकते हैं, बस बेंच उसमें ज्यादा की बैठनी चाहिए।
ऑथराइज है विड्रॉ करना, केस जो पेंडिंग है कोर्ट में डिस्पोज कर सकते हैं, उसे खुद भी ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी कोर्ट में। लॉ इज बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो जितने भी इंडिया के कोर्ट हैं वो इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, वो इसको डिनाई नहीं कर सकते। जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस है, कंट्रोल है, जितने भी कोर्ट्स हैं ट्रिब्यूनल है जो फंक्शन कर रहे हैं उसके बारे में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर जुरिडिक्शन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट ऑफ अदर मैटर, इनके स्पेशल एग्रीमेंट सेंट्रल स्टेट के साथ हो सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये इनके ऊपर है। तो ये जो 8 है इन पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रट लेंगे तो भी काम चलेगा, थरली एक बार रीड कर लीजिएगा, उससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, बुरा लगा डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करने से पहले कारण जरूर बताइएगा आपने डिसलाइक क्यों किया। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।